हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के शेष बचे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। अब इस पार्ट में हम उससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे। अगर आप उन वीडियोज़ को ना देखे हों तो पहले उन्हें देख लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो सूचनाएं दी हुई हैं उसके अनुसार यहाँ पर एक आकृति बना लेते हैं। तो सबसे पहले बोला था कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं AB, BC व CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लिए, जिसके शीर्षों को यहाँ पर लिख देते हैं। हमें शीर्ष ABC मानना, तो ये हो जाएगा शीर्ष ABC। उसके बाद आगे बोला था कि इन त्रिभुज की भुजाओं AB, BC व CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। तो यहाँ पर AB का जो मध्य बिंदु ये D, उसके बाद BC इसका मध्य बिंदु E और उसके बाद AC इसका मध्य बिंदु हमें F मानना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा F। आगे अब क्या बोला था कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं, जिससे कि हमें त्रिभुज DEF प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर D को E से और उसके बाद E को F से और फिर D को F से मिला देंगे, जिससे कि हमें त्रिभुज DEF प्राप्त हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो सूचनाएं दी हुई थी उनको यहाँ पर हम लिख देते हैं, जिससे कि आगे हमें समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB, BC व CA के मध्य बिंदु क्रमशः लिख देंगे के मध्य बिंदु क्रमशः, ये बोला था कि इसके मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। लिख देंगे DE व F हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद आगे हमें इन त्रिभुजों, जो हमें त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC था, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ से हमें ज्ञात करना था एरिया त्रिभुज DEF और उसके बाद अनुपात एरिया त्रिभुज ABC, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था हमको। तो यहाँ पर हम एक थ्योरम का प्रयोग करेंगे जिसे मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी व समांतर होती है। यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें तो जो EF होगा वो AB के आधी भी होगी और समांतर भी होगी। तो यहाँ पर जो प्रमेय हम प्रयोग कर रहे हैं उस प्रमेय के कथन को लिख देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन को आसानी से हम समझ सकें। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अगर हम प्रमेय को लिखें तो यहाँ पे लिख देंगे कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की या तीसरे भुजा की आधी व समांतर होती है।
आधी व समांतर होती है। ये हमारे प्रमेय का कथन है जिसका प्रयोग हमें इस क्वेश्चन में करना है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी व समांतर होती है। अगर हम इस आधार पर देखें तो आकृति में जो यहाँ पर भुजा EF होगी वह AB की आधी व समांतर होगी, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसलिए ये हो जाएगा इसलिए EF, ये हो जाएगा इसलिए EF ये समांतर होगा। EF जो होगा वो EF अगर देखें तो EF AC व BC का मध्य बिंदु था, इसलिए यहाँ पर जो EF होगा वो समांतर होगा AB के। और यहाँ पर अगर EF समांतर AB के होगा तथा जो EF होगा, जो यहाँ पर EF होगा वह बोला था कि वो तीसरी भुजा की आधी व समांतर होती है, तो EF AB के समांतर भी होगा और AB के आधे के बराबर भी होगा, यानी कि लिख देंगे EF बराबर 1/2 AB, इसकी आधी भी होगी और समांतर भी होगी। अगर इसको थोड़ा और हम सॉल्व करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि EF जो होगा वह AB का आधा, अगर AB के आधे की बात करें तो वह AD भी होगा और DB भी होगा। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे कि EF बराबर ये हो जाएगा AD, या फिर इसके जगह पर हम DB भी लिख सकते हैं, क्योंकि EF जो होगा वो AD के भी बराबर होगा और DB के भी बराबर होगा, क्योंकि D AB का मध्य बिंदु था। अगर यहाँ पर हम चिन्हित करें तो यहाँ पर जो AD होगा वो AD और उसके बाद DB ये दोनों पहले से बराबर थे और EF AB के आधे के बराबर था, इसलिए यहाँ पर ये EF के भी बराबर होगा। इसी प्रकार से आप और भी भुजाओं को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम EF को लिए उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर DF को लेते हैं तो DF जो होगा वो BC की आधी भी होगी और समांतर भी होगी, यानी कि यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये हो जाएगा हमारा कि DF समांतर, ये DF समांतर होगा BC के, तथा लिख देंगे तथा DF ये बराबर होगा 1/2, जो DF होगा ये बराबर होगा 1/2 BC के। और आगे यहाँ पर अगर हम तीसरी भुजा को देखें, छोटे वाले त्रिभुज की तीसरी भुजा को देखें, यहाँ पर हम EF को देख लिए, उसके बाद DE को देख लिए और तीसरा हमारा DE बचा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि DE, ये जो हमारा DE होगा वो समांतर हो जाए, प्रमेय के अनुसार जो DE होगा वो AC के समांतर और उसके आधे के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे DE समांतर AC तथा DE बराबर 1/2 AC। अब यहाँ पर हम छोटे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध देख लिए। यहाँ पर आगे क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ चतुर्भुज प्राप्त होते हैं, उन चतुर्भुजों को हम देख लेते हैं कि उन चतुर्भुजों के कोणों में क्या संबंध होगा, क्योंकि उसी आधार पर हम यहाँ पर इन त्रिभुजों को समरूप दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम जो चतुर्भुज ले रहे हैं ये ADEF को ले रहे हैं, यानी कि इसके अगर हम भुजाओं को मिलाएं, A को D से मिला देते हैं, D को E से, और उसके बाद फिर अगली जो हमारी भुजा होगी ये AF हो गया, फिर उसके बाद E को F से मिला देते हैं। यहाँ पर अगर आप ब्लैक वाली भुजाओं को देखें तो उससे हमें जो यहाँ पर चतुर्भुज प्राप्त हुआ वो उसका नाम ADEF होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चतुर्भुज, यहाँ पर लिख देंगे कि चतुर्भुज ADEF में, अगर इस चतुर्भुज में हम देखें तो यहाँ पर चतुर्भुज की जो भुजा EF होगी वह AD के बराबर होगी। यहाँ पर पहले ही लिखा जा चुका है कि जो यहाँ पर EF होगा वो AD के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि EF बराबर AD, और साथ ही यहाँ पर जो EF था वह AB के समांतर था, इसलिए यहाँ पर जो EF होगा वह AD के भी समांतर होगा, क्योंकि AD AB का एक खंड है। तो यहाँ पे लिख देंगे वह EF समांतर AD,
इसी प्रकार से अगर इस चतुर्भुज की हम दूसरी भुजा AF को लें या फिर DF को लें, तो यहाँ पर जो DF था वह AC के आधे के बराबर था। यहाँ पर पहले आप दिखा चुके हो कि जो यहाँ पर DE था वह AC के आधे के बराबर था, साथ ही DE जो था वो AC के समांतर भी था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि DE, यहाँ पर ये हो जाएगा कि DE ये बराबर होगा AC के आधे के बराबर था, तो AC का आधा AF भी होगा और FC भी होगा। तो यहाँ पर DE बराबर हम लिख देते हैं AF, तो ये हो जाएगा AF, और उसके बाद हुआ यहाँ पर DF AC के समांतर भी था, इसलिए यहाँ पर जो हमारा DE होगा ये AF के भी समांतर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे DE समांतर AF। अब यहाँ पर हमें इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर प्राप्त हो गई, इसलिए ये जो हमारा चतुर्भुज होगा ये समांतर चतुर्भुज होगा। लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए चतुर्भुज ADEF समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और अगर कोई समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, ये हो जाएगा, लिख देंगे अतः यहाँ पर इसके अगर सम्मुख कोण की बात करें तो यहाँ पर जो कोण D होगा वो F के बराबर होगा, लेकिन इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ उसके बाद अगले अगर हम कोण की बात करें तो जो यहाँ पर कोण A होगा ये कोण E के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण A बराबर, ये हो जाएगा कोण A बराबर कोण E, इतना यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर हम किसी और चतुर्भुज को लें, जैसे कि यहाँ पर अगर हम अगले चतुर्भुज को लेते हैं जिसका नाम मान लो यहाँ पर अगला चतुर्भुज DBEF होता है, तो उस आधार पर हम लिख देंगे यहाँ पर इस चतुर्भुज को यहाँ पे ले रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो उसको हम चिन्हित करें तो यहाँ पर D को B से और उसके बाद फिर EFE, ये अगली भुजा हो गई, अगली भुजा ये हमारी BE और उसके बाद DF हो गई। तो यहाँ पर अगर आप रेड वाले चतुर्भुज को देखें जिसका नाम DBEF होगा, इस चतुर्भुज में भी आप जैसे कि वहाँ पर सिद्ध किए थे कि समांतर चतुर्भुज में प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से इसको भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पर जो हमारा कोण B होगा ये कोण F के बराबर होगा। जैसा कि वहाँ पर दिखा है कि कोण A जो था वो कोण E के बराबर था, वैसे यहाँ पर भी कोण B जो था वो कोण F के बराबर होगा। लिख देंगे यहाँ पर हम कि इसी प्रकार, लिख देंगे कि इसी प्रकार कोण B बराबर, ये जो कोण B बराबर होगा ये कोण F के होगा। तथा दूसरा अगर हम यहाँ पर जो तीसरा चतुर्भुज होगा DECF, ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। और जब ये से एक समांतर चतुर्भुज होगा तो वहाँ पर भी ये जो हमारा कोण C होगा ये कोण D के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे तथा कोण C बराबर कोण D। अब ये हमें प्राप्त हो गया। अगर अब हम देखें तो यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण छोटे वाले त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर था। यानी कि बड़े वाले त्रिभुज का कोण A छोटे वाले त्रिभुज के कोण E, बड़े वाले त्रिभुज का कोण B छोटे वाले त्रिभुज के कोण F, और बड़े वाले त्रिभुज का कोण C छोटे वाले त्रिभुज के कोण D के बराबर था। यानी कि पहले त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 3 कोणों के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज यहाँ पर पहले त्रिभुज का नाम लिख देते हैं जिसका नाम DEF है। तो यहाँ पर लिख देंगे DEF, ये समरूप होगा त्रिभुज। अब यहाँ पर त्रिभुज का नाम लिखते समय आप ध्यान देंगे कि किसके संगत कौन सा शीर्ष था। तो यहाँ पर जो D था उसके संगत कोण जो D था वो बड़े वाले त्रिभुज के कोण C के बराबर था, तो इसके संगत D के संगत शीर्ष C होगा। और उसके बाद E, यहाँ पर E के संगत अगर देखें तो शीर्ष कोण E कोण A के बराबर था, तो
ई के संगत ए होगा और उसके बाद तीसरा शीर्ष एफ, और एफ के अगर कोण एफ की बात करें तो कोण जो एफ था वो बड़े वाले त्रिभुज के कोण बी के बराबर था, यानी कि ये हो जाएगा सी ए बी। तो यहाँ पर जो समरूप त्रिभुज का नाम प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज सी ए बी। अगर यहाँ पर चाहें तो आप समरूपता का प्रतिबंध भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो समरूपता का प्रतिबंध होगा वो एंगल 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 प्रतिबंध होगा, यानी कि पहले त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर था, इसलिए ये त्रिभुज समरूप हुआ है। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः यहाँ पर दोनों का, अगर हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखें तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया। त्रिभुज हमें निकालना था कि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, उसके बाद बटे त्रिभुज डी ई एफ बटे त्रिभुज यानी कि एरिया त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज लिख देंगे ए बी सी। अब यहाँ पर हम पढ़ें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि अगर हम संगत दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं देखें तो कोई एक भुजा ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम डी ई को लें तो यहाँ पर जो डी ई होगा इसके संगत पहले दोनों शीर्ष लिए हैं तो यहाँ पर भी पहले दोनों शीर्ष होंगे, यानी कि उसके संगत सी ए होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि डी ई बटे डी के संगत सी ए होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बटे सी ए। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब आगे हम डी ई और सी ए में रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो डी ई भुजा थी वो ए सी की आधी थी, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे, आगे अगर हमें लिखना हो तो यहाँ पे लिख देंगे कि डी ई जो है, यहाँ पर हम डी ई को रहने देते हैं, तो ये हो गया हमारा डी ई। और उसके बाद अगर ए सी के जगह पे यहाँ पे लिखना चाहें तो जो ए सी था वो डी ई का, यहाँ पे डी ई जो था वो ए सी के आधे के बराबर था, या उसका उल्टा हम बोल सकते हैं कि जो ए सी होगा वो डी ई का दुगना होगा, यानी कि यहाँ पर डी ई बटे ए सी या फिर सी ए के जगह पे हो जाएगा टू डी ई। उसके बाद इसका स्क्वायर था तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे। आगे यहाँ पर जो डी ई होगा वो डी ई से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर डी ई से कैंसिल होता है तो वहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ 1 होगा और नीचे की तरफ 2। इसका स्क्वायर था तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं। आगे अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। उसके बाद अगर 2 के स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ 1/4 प्राप्त हुआ। अगर इसको हम अनुपात के रूप में लिखें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा एरिया त्रिभुज डी ई एफ अनुपाते एरिया त्रिभुज ए बी सी। तो इनका जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ है 1:4। तो यहाँ पे लिख देंगे 1:4, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब इससे आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इसको आप अगर एक बार में ना समझ पाए होंगे तो इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ वो यानी कि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी का जो अनुपात प्राप्त हुआ, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो प्राप्त हुआ 1:4 प्राप्त हुआ। अब आगे हम अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी कि यहाँ पर हमें दिखाना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि
दी गई सूचना के अनुसार यहाँ पर हम आकृतियाँ बना लेते हैं। यहाँ पर बोला था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पर हम दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं जिनका कुछ नाम मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर हम दूसरा त्रिभुज भी बना लेते हैं। ये दूसरा त्रिभुज हो गया। बोला था कि ये दोनों जो त्रिभुज होंगे ये समरूप होंगे, तो यहाँ पर इन त्रिभुजों का हम कुछ नाम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लिए पहले त्रिभुज का नाम ABC है, तो यहाँ पे लिख देंगे A, उसके बाद ये हमारा दूसरा शीर्ष B और तीसरा शीर्ष C हो जाएगा। इसी टाइप से दूसरे त्रिभुज का अगर नाम माने तो इसका नाम हम PQR मान लेते हैं, शीर्ष PQ और उसके बाद R हो गया। यहाँ पर हमें त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात और उसके बाद उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात में संबंध बताना है। तो यहाँ पर इनकी हम माध्यिकाएं खींच लेते हैं। यहाँ पर माध्यिकाओं के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो माध्यिका होती है वो किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची जाती है, जो कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम शीर्ष A से माध्यिका BC पर खींचें तो ये BC को दो बराबर भागों में बांटेगी। इसी प्रकार से अगर हम शीर्ष P से सम्मुख भुजा QR पर माध्यिका खींचें तो ये QR को भी दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी। इस माध्यिका का नाम मान लेते हैं यहाँ पर इस माध्यिका का नाम AD और दूसरे त्रिभुज में माध्यिका का नाम PM मान लेते हैं। अब जो AD था वह BC को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि यहाँ पर जो BD होगा वो DC के बराबर होगा। इसी टाइप से यहाँ पर जो PM था वो QR को भी दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर जो QM होगा वो MR के बराबर होगा। अब हमारे क्वेश्चन में जो सूचनाएं दी हुई हैं या फिर जो सिद्ध करना है उनको यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो हमारा पहला हेडिंग होगा यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारे क्वेश्चन में बोला है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दो त्रिभुज हैं जो कि समरूप हैं। इन त्रिभुजों का नाम हम ABC और PQR माने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और उसके बाद इसकी माध्यिकाएं माने हैं उसको भी लिख देते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं लिख देंगे कि माध्यिकाएं क्रमशः इन माध्यिकाओं को अगर देखें तो पहले त्रिभुज की माध्यिका ABC, इसकी माध्यिका AD और उसके बाद दूसरे त्रिभुज की माध्यिका PM है। तो लिख देंगे AD व PM है, यानी कि पहले त्रिभुज की माध्यिका AD और दूसरे त्रिभुज की माध्यिका PM है। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगला हेडिंग हमारा हो जाएगा, लिख देंगे सिद्ध करना है। और इसमें जो हमें सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एरिया, पहले त्रिभुज का नाम ABC है तो लिख देंगे एरिया ABC और उसके बाद अगर दूसरे त्रिभुज का नाम देखें तो दूसरे का नाम PQR है तो लिख देंगे एरिया त्रिभुज PQR। बोला था कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर इनकी संगत माध्यिकाएं बोलें तो पहले की माध्यिका AD और दूसरे की माध्यिका PM है, इनके अनुपात का वर्ग हमें सिद्ध करना है। अब आगे हम इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा हो जाएगा उत्पत्ति, जिसमें हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। जो कि हमारे क्वेश्चन में सिद्ध करना है उसे हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर देखेंगे तो ये त्रिभुज कुछ ही त्रिभुजों में विभाजित हैं, इनमें से कुछ संगत त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जो त्रिभुज ABD है इसको त्रिभुज PQM के समरूप दिखा देते हैं कि ये दोनों समरूप होंगे। उसके अनुसार आगे हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को हम लेते हैं, सबसे पहले समरूप दिखा देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जो बोला था कि त्रिभुज, यहाँ पर बोला था कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पे लिख देंगे कि मतलब दिया है, यह हो गया दिया है, यानी कि ये गिवन में दिया हुआ था। यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके
संगत कोण बराबर व संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहाँ पर अगर हम संगत कोणों की बात करें तो यहाँ पर हमें कोण बी की ज़रूरत होगी, और अगर यहाँ पर हम देखें तो जो कोण बी होगा यानी कि ये दूसरे नंबर का शीर्ष है, तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर का शीर्ष ले तो ये क्यू होगा, यानी कि कोण जो बी होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा। ये जो कोण बी होगा ये कोण क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोण बी बराबर कोण क्यू। हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना था, तो उसके किसी एक कोण को लेते हैं और उसके ये कोण जिन भुजाओं के अंतर्गत है उन भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये कोण हमारा ए बी और उसके बाद बी सी के अंतर्गत था, तो इन भुजाओं का अनुपात लिख देंगे यहाँ पे तथा, ये हो जाएगा तथा। अगर भुजा ए बी को लें तो ये ए बी के संगत यहाँ पर पी क्यू है, तो लिख देंगे ए बी बटे ये हो जाएगा पी क्यू बराबर दूसरी भुजा बी सी लेते हैं, और अगर हम यहाँ पर बी सी के संगत देखें तो लास्ट वाले दोनों शीर्ष यहाँ पे लास्ट दोनों शीर्ष लेंगे, तो बी सी बटे ये हो जाएगा क्यू आर, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर हमें प्राप्त हुआ बी सी बटे क्यू आर। अगर इसको हम थोड़ा आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा ए बी उसके बाद बटे ए बी बटे ये पी क्यू हो गया बराबर उसके बाद बी सी। अगर देखें तो बी सी दो बराबर भागों में बट गया था, जो कि बी डी बराबर डी सी के हमें प्राप्त हुआ था। हमें यहाँ पर डी सी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी की जगह पे लिख सकते हैं 2BD। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 उसके बाद BD उसके बाद बटे हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर भी इसी टाइप से जो क्यू आर था वो दो बराबर भागों में बट गया था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्यू आर की जगह पे 2 QM। यहाँ पर आगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये आगे हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे इसको हम देखें तो ये प्राप्त हो गया कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे QM। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इन दोनों त्रिभुजों में यानी कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में दो भुजाओं का अनुपात AB बटे PQ बराबर BD बटे QM हमें प्राप्त हुआ, और साथ ही उन भुजाओं के अंतर्गत कोण बराबर हैं, यानी कि कोण B बराबर कोण Q हमें पहले ही प्राप्त हुआ था। और जब एक त्रिभुज का कोई कोण दूसरे त्रिभुज के किसी कोण के बराबर और उसके उस कोणों के अंतर्गत जो भुजाएं थी वो समानुपाती हो, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। अगर यहाँ पर आप चाहें तो समरूपता का प्रतिबंध लिखेंगे, तो ये जो समरूपता का प्रतिबंध होगा वो यस प्रतिबंध होगा। और अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती और साथ ही संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर अगर हम संगत भुजाओं की बात करें, संगत कोणों से वैसे यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है, तो इनकी हम संगत भुजाएं लिख देते हैं, क्योंकि संगत भुजाओं का जो रिलेशन होगा उसी की यहाँ पर हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः ये हो जाएगा हमारा, लिख देंगे अतः। यहाँ पर अगर संगत भुजाओं को देखें तो किसी एक भुजा को ले लेते हैं त्रिभुज की और उसके बाद माध्यिका। तो यहाँ पर जो AB होगा लिख देंगे कि AB, अगर AB के संगत देखें तो यहाँ पर AB के संगत PQ होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे AB बटे PQ बराबर ये होगा। अगली हम भुजा माध्यिका ले लेते हैं, तो माध्यिका को अगर लें तो यहाँ पर AD नाम है, पहला और तीसरा शीर्ष होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे AD, और AD के अगर संगत देखें तो पहला तीसरा यहाँ लिए हैं, तो यहाँ भी पहला तीसरा लेंगे, तो AD बटे ये हो जाएगा PM। यहाँ पर इसको हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। अब आगे हमें जो सिद्ध करना था कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एरिया, यहाँ पर पहले हम लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप थे। लिख देंगे कि चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के हैं, इसलिए ये हो जाएगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABC बटे
एरिया त्रिभुज ABC ये हो जाएगा बटे एरिया त्रिभुज PQR, और इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम संगत भुजाओं को लिखें तो AB के संगत PQ होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा AB बटे PQ, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो यहाँ पर AB बटे PQ का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम समीकरण 1 का प्रयोग करें तो समीकरण 1 के प्रयोग से हम लिख सकते हैं AB बटे PQ, इसका मान यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ AD बटे PM, तो AB बटे PQ के जगह पे ये हो जाएगा AD बटे PM, इसका स्क्वायर था तो इसका भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में यही हमें सिद्ध करना था कि किसी त्रिभुज यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, और वही हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ कि उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि यहाँ पर हमें दिखाना है कि किसी वर्ग की भुजा पर व विकर्ण पर बनाए गए क्रमशः समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/2 होता है, यानी कि 1:2 होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वर्ग बना देते हैं, यानी कि वर्ग की एक आकृति बना देते हैं। ये हमारा एक वर्ग हो गया, इसका हम यहाँ पर इस वर्ग का कुछ नाम मान लेते हैं, जैसे कि मान ले कि इसका नाम यहाँ पर ABCD है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा शीर्ष A, पहला शीर्ष A मान लिए, दूसरा शीर्ष B, तीसरा शीर्ष C और उसके बाद चौथा शीर्ष ये D हो गया, यानी कि वर्ग का नाम यहाँ पर ABCD है। बोला था कि आगे हमारे क्वेश्चन में कि इस वर्ग की एक भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज और उसके बाद विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इनकी भुजाओं और विकर्णों पर हम क्रमशः समबाहु त्रिभुज की रचना कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 विकर्ण होंगे, खींच सकते हैं हम, एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD खींच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके हम विकर्ण को खींचें तो यहाँ पर सबसे कोई एक विकर्ण खींच देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम B को D से मिला देंगे, ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। हमें विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की आकृति बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम B से एक भुजा खींच देंगे शीर्ष B से, और दूसरी भुजा यहाँ पर हम D से खींच देंगे। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, जिसके शीर्ष को हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर BD है, यहाँ पर चाहे तो आप P मान सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पर जो हमें त्रिभुज प्राप्त होगा इसका नाम BPD होगा। ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि BD बराबर BP और बराबर यहाँ पर PD के होगा। इसी टाइप से हमें वर्ग की भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो इसको भी यहाँ पर हम बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर वर्ग की कोई एक भुजा ले लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर हम वर्ग की भुजा यहाँ पर BC को लें और उसके बाद इस पर समबाहु त्रिभुज बनाएं, तो यहाँ पर ये भुजा BC हो गई। अब इस पर समबाहु त्रिभुज बना देते हैं, एक भुजा यहाँ पर हम खींच देंगे, उसके बाद दूसरी भुजा खींचकर इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज भी प्राप्त हो गया। इसका कुछ नाम मान लेते हैं, यहाँ पर B और C शीर्ष पहले से माने गए हैं, यहाँ पर इसको हम Q मान लेते हैं। ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी भी भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि BC बराबर BQ बराबर QC के होगा। अब यहाँ पर हमें अगर हम आकृति को देखें तो वर्ग की भुजा और विकर्ण पर हम समबाहु त्रिभुज बना लिए हैं। अब हमारे क्वेश्चन में जो सूचनाएं दी हुई है उनको यहाँ पर हम व्यक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला हेडिंग हम लिख देंगे, दिया है, इसमें दिया हुआ था कि हमारे पास एक वर्ग है जिसके विकर्ण व भुजाओं पर क्रमशः समबाहु त्रिभुज खींचे गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि आगे यहाँ पर लिख देंगे कि वर्ग ABCD की भुजा यहाँ पर अगर हम देखें तो भुजा BC व विकर्ण
की भुजा BC व बिकड़, अगर बिकड़ की बात करें तो जिस पर खींचा गया उसका नाम BD है, तो लिख देंगे कि बिकड़ BD पर समबाहु त्रिभुज एक समबाहु, यहाँ पे लिख देंगे समबाहु त्रिभुज क्रमशः। अगर इन त्रिभुजों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ भुजा लिखा गया, तो भुजा पर बना त्रिभुज लिख देंगे जिसका नाम यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज BCQ, लिख देंगे BCQ व बिकड़ पर बना त्रिभुज जिसका नाम हो जाएगा यहाँ पर BDP, तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज BDP है, यानी कि इसके बिकड़ और भुजा पर बने त्रिभुजों का नाम हो गया। उसके बाद आगे हमें जो सिद्ध करना है उसको भी हम लिख देते हैं, तो अगला हेडिंग हमारा होगा सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख देंगे इसमें जो सिद्ध करना है उसको हम लिख देते हैं। हमें यहाँ पे सिद्ध करना था कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात का जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि एरिया यहाँ पर त्रिभुज BCQ अनुपात एरिया त्रिभुज BDP, ये हमें सिद्ध करना है कि इसका जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। अब आइए हम इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं, तो अगला हेडिंग हमारा हो जाएगा उत्पत्ति का, यानी कि ये लिख देंगे हम उत्पत्ति। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमें वर्ग की भुजा और बिकड़ में संबंध की जरूरत है, और हम पिछली क्लासों में वर्ग की भुजा और उसके बिकड़ में संबंध पढ़ चुके हैं कि किसी वर्ग का बिकड़ उसकी भुजा का √2 गुना होता है। इसी प्रमेय की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रमेय को लिख देते हैं, लिख देंगे कि किसी, यहाँ पे लिख देंगे कि किसी वर्ग का बिकड़ उसकी भुजा का, किसी वर्ग का बिकड़ उसकी भुजा का √2 यानी कि √2 गुना होता है, √2 गुना होता है। आप चाहें तो इस प्रमेय को आसानी से प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो BCD जो होगा ये एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर BC जो होगा वो CD के बराबर होगा, उसके बाद BD बिकड़ होगा, तो आसानी से आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इस वर्ग के बिकड़ और भुजा में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर हम उन्हीं भुजाओं व बिकड़ों को लेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में को सिद्ध करने में जरूरत पड़े, तो यहाँ पर भुजा BC और BD में हम संबंध ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रमेय के कथन के अनुसार ये हो जाएगा हमारा BD बराबर √2 BC, यानी कि जो बिकड़ BD होगा ये भुजा BC का √2 गुना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि BD बराबर √2 BC। अब आगे हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं, तो आगे हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो हमें दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज प्राप्त हुए हैं, यानी कि त्रिभुज जिसका नाम त्रिभुज BCQ, उसके बाद BCQ और जो दूसरा त्रिभुज है ये दोनों समरूप होंगे, लिख देंगे त्रिभुज BCQ समरूप त्रिभुज। दूसरे त्रिभुज का नाम ये हो जाएगा BDP, तो लिख देंगे त्रिभुज BDP। ये दोनों हमारे त्रिभुज समरूप होंगे क्योंकि ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, इसलिए पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर होंगे, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ पर हम इनके समरूपता का प्रतिबंध लिख देते हैं, तो ये जो हमारा समरूपता का प्रतिबंध होगा वो एंगल प्रतिबंध होगा। यह हुआ कि पहले त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर था, इसलिए त्रिभुज समरूप हुआ। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, लिख देंगे यहाँ पर। अतः ये हो जाएगा एरिया, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया
त्रिभुज BCQ, एरिया त्रिभुज BCQ, उसके बाद एरिया त्रिभुज BCQ बटे एरिया त्रिभुज BDP। अब यहाँ पर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम उन्हीं भुजाओं को लेंगे जिनका अनुपात हमें मालूम है। तो यहाँ पर BD और BC में संबंध मालूम था, तो यहाँ पर हम भुजा BC को लेते हैं, यानी कि पहले दोनों शीर्ष। तो यहाँ पर अगर हम भुजा BC को लें तो BC के संगत BD होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा BC बटे BD, और इनके अनुपात का वर्ग होता है, इसलिए यहाँ पर हम इनके अनुपात का वर्ग लिख देते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो BC और BD में रिलेशन हमें पहले से पता है। यहाँ पर हम लिख देंगे BC है तो यहाँ पर BC को लिख देते हैं, उसके बाद बटे BD, और BD का जो वैल्यू है वो √2 BC है। तो यहाँ पर BD के जगह पर हम लिख देंगे √2 और इंटू ये हो जाएगा BC। स्क्वायर था तो इसका भी यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं। आगे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर BC से BC कैंसिल हो जाएगा, और अगर यहाँ पर हम BC से BC को कैंसिल कर दें तो आगे यहाँ पर बचेगा ऊपर की तरफ BC, ये पूरा कट गया तो 1 बचेगा, और नीचे BC कटा √2 बचा, यानी कि स्क्वायर √2 बचेगा। स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं। आगे अगर 1 के स्क्वायर की बात करें तो जो 1 का स्क्वायर होता है वो 1 ही प्राप्त होता है, और √2 का जो स्क्वायर होगा ये हमें 2 प्राप्त होगा, क्योंकि स्क्वायर √2 इंटू स्क्वायर √2 इसका जो गुणनफल होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर स्क्वायर √2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 प्राप्त होगा, और हमें यही सिद्ध करना था कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि यहाँ से हम लिखना चाहें तो अनुपात के रूप में तो लिख देंगे एरिया त्रिभुज BCQ अनुपाते एरिया त्रिभुज BDP, और इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात मिला वो हमें 1:2 मिला, तो लिख देंगे 1:2। यही हमें सिद्ध करना था कि यदि किसी वर्ग के भुजा और विकर्ण पर खींचे गए समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 होता है। अब इससे आगे हम अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें बोला है कि ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और त्रिभुजों BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार एक आकृति बना देते हैं जिससे कि क्वेश्चन को आसानी से हम समझ सकें। तो पहले बोला है कि ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर एक हम समबाहु त्रिभुज बना देते हैं जिसका नाम यहाँ पर ABC मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा, इसका नाम ABC लिख देते हैं। तो ये शीर्ष A हो गया, दूसरा शीर्ष B, और उसके बाद तीसरा शीर्ष C हो गया। अब यहाँ पर पहले इस त्रिभुज आकृति को हम पूरा कर लेते हैं। तो बोला था ABC और DBE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, यानी कि जो D होगा वह BC का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर BC पर एक बिंदु हम BC का मध्य बिंदु D मान लेते हैं, ये D हो गया। अब आगे बोला था त्रिभुजों ABC यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और दूसरा BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो BD हमको मालूम है, तीसरी भुजा यहाँ पर हमें तीसरा शीर्ष E लेना है, और ये ध्यान रखना है कि ये जो BDE होगा ये समबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए यहाँ पर जो हमारा तीसरा शीर्ष होगा वह भुजा AB पर होगा, क्योंकि हमें शीर्ष BD लेना ही है। तो तीसरा शीर्ष जो हमारा होगा वो AB पर होगा, यानी कि यहाँ पर हम E मान लेते हैं, ये शीर्ष E हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम D को E से मिला देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज, दूसरा समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया जिसका नाम BDE होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको समरूप दिखा देते हैं जिससे कि आसानी से इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकें। यहाँ पे लिख देंगे हमें इनका अनुपात निकालना था। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है
उनको यहाँ पर हम लिख देते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में बोला था कि ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE ये समबाहु त्रिभुज हैं, यानी कि त्रिभुज लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा क्वेश्चन बोला था त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। और अगर ये समबाहु त्रिभुज हैं तो इसके सभी कोण 60 अंश के होंगे, यानी कि इनके पहले त्रिभुज के भी सभी कोण 60 अंश के होंगे और दूसरे त्रिभुज के भी सभी कोण 60 अंश के होंगे, यानी कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, इसलिए त्रिभुज ABC ये समरूप होगा त्रिभुज EBD के, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था तो हम लिख देंगे अतः यहाँ पर हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज ABC बटे ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज EBD। उसके बाद इनके क्षेत्रफलों का अनुपात अगर हम देखें तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर हम BD भुजा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम भुजा BC लेंगे, क्योंकि जो भुजा BC था और दूसरे त्रिभुज की भुजा BD में संबंध दिया हुआ था कि D BC का मध्यबिंदु था, इसलिए यहाँ पर जो BD होगा वो BC का आधा होगा। तो यहाँ पर हम BC भुजा को लेते हैं, अगर हम BC के संकेत देखें तो ये BD होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि BC बटे BD, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे जो BC होगा BC ये BD का दुगना है, क्योंकि D BC का मध्यबिंदु था। तो यहाँ पर BC की जगह पर हम लिख देंगे 2BD और उसके बाद बटे यहाँ पर BD पहले से था स्क्वायर है तो इसका हम यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं। फिर आगे ये BD से BD कैंसिल हो जाएगा और जब BD से BD कैंसिल होगा तो ये मिलेगा हमें 2/1 स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि इनके क्षेत्रफलों में जो हमें अनुपात मिला वो 4:1 का अनुपात मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ये C सही होगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है सीधे प्रमेय पर आधारित है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर संगत भुजाओं में अनुपात दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो इन 4:9 के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम 4:9 का वर्ग करें यानी कि ये 4 अनुपात को हम बटे में लिखें तो ये हो जाएगा 4/9। इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्ग होगा वो हमें 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81 प्राप्त होगा। फिर अगर इसको हम अनुपात के रूप में लिखें तो ये हमें 16:81 प्राप्त होगा, यानी कि जो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो 16:81 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब अगला जो हमारा प्रश्नावली होगा उससे संबंधित परिभाषाएं, प्रमेय और जो एग्जाम्पल होंगे उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे।